This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, ख़वातीन में ओवरीज़ या बेज़ादानी जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उनके मसाइल हमारी ख़वातीन में बहुत आम हैं और एक बीमारी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS। इसके ऊपर मुतअद्दिद प्रोग्राम्स हो चुके हुए हैं और ये काफ़ी दहाइयों तक ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती रही। और इसमें होता क्या था कि ओवरीज़ के अंदर कुछ पानी की थैलियाँ बन जाती थीं, सिस्ट बन जाती थी, जिसको हम कहते थे कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया है। और उसके फिर ज़िमनी असरात ख़वातीन की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तौलीदी सेहत और जनरल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लाइक वज़न बहुत बढ़ जाता था, चेहरे पे बाल आ जाते थे, हार्मोन्स के भी प्रॉब्लम हो जाते थे। लेकिन साइंस चूँकि एक इर्तिकाई फील्ड होता है जिसमें हर रोज़ नए इंकशाफात होते हैं, नए मुशाहिदात होते हैं, नए तजुर्बात होते हैं, तो अब देखने में ये है कि पहले जिस बीमारी को हम समझते थे कि ये सिर्फ ओवरीज़ या बेज़ादानी से रिलेटेड है, अब सामने ये आया है कि जनाब इसके अंदर हमारे जिस्म के जो दूसरे गुदूद हैं वो भी शामिल हो गए हैं और इसी मुनासबत से इसका नाम चेंज हो गया हुआ है। अब हम इसको कहते हैं पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। मुझे यकीन है बड़ा मुश्किल सा नाम आपको लग रहा होगा, PMOS हम इसको कहते हैं। लेकिन ये होता क्या है, इसके असरात क्या होते हैं ख़वातीन की सेहत के ऊपर, इसकी वजूहात क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, इन तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो हैं डॉक्टर अरूज यासिर ख़ान, जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी कराची की ग्रेजुएट हैं और आजकल एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स हैं CDA हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। और डॉक्टर साहब प्राइवेटली जो हैं वो मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद और केयर प्लस मेडिकल कॉम्प्लेक्स G8 मरकज़ में प्रैक्टिस कर रही हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। बहुत अभी आज का प्रोग्राम नाजरीन को तो लग रहा होगा पता नहीं कितनी एक मुश्किल चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको हम साथ लेकर चलें और सादा तरीन चीज़ों से शुरू करें ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। असल मकसद ये है कि हम उनको चीज़ें समझाएं। अदरवाइज़ आप और मैं डॉक्टर हैं, हम तो समझते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो ओवरीज़ का मैंने जिक्र किया या बेज़ादानी का, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि ख़वातीन के जिस्म में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसमें यूट्रस भी शामिल है, ओवरीज़ भी शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका जो ख़वातीन की तौलीदी सेहत है, ओवरीज़ का उससे क्या ताल्लुक़ होता है और इनका फंक्शन क्या होता है? बिल्कुल, जो ओवरीज़ यानी कि जिनको हम आम ज़बान में बेज़ादानी कहते हैं, ये इंटेग्रल हैं, ठीक है। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जितनी है वो ओवरी से लिंक्ड है। जो हमारी ओवरीज़ होती हैं बेसिकली इनका मकसद होता है कि ये एग प्रोड्यूस करती हैं, यानी अंडा प्रोड्यूस करती हैं, वो वाला अंडा जिसके थ्रू कल को आपकी प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। अब जो हमारी ओवरीज़ होती हैं ये हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से चलती हैं। हमारे ब्रेन से कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज़ को, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर एग बनता है। और फिर ओवरीज़ बाय देमसेल्व्स भी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं जो हमारी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, जो कॉमन हार्मोन्स हैं। अब ये हार्मोन्स बच्चेदानी पे भी जाके एक्ट करते हैं, उसको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं और इनका ओवरऑल जो आपका जिस्म है उसके अंदर बहुत अच्छा रोल है। हड्डियों की मजबूती, दिल के ऊपर इसके अच्छे असरात हैं, ब्रेन के ऊपर अच्छे असरात हैं। सो एक खातून जो होती है उसकी ओवरऑल जो हेल्थ है, वेल बींग है, उसके अंदर ओवरीज़ का बहुत इंटेग्रल रोल है। तो ये खाली अंडा नहीं बना रही, आपकी जो है फर्टिलिटी नहीं करी, ओवरऑल एक आपकी जो है हेल्थ को भी मेंटेन करने का, यानी कि जो जनरल हेल्थ है ख़वातीन की वो भी बहुत ज़्यादा इन हार्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आपको पता है कि कहते हैं कि ख़वातीन को दिल के अमराज और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे प्रोटेक्शन मिलती है बिकॉज ऑफ देयर ओवरीज़, क्योंकि वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं, जो उनकी दिल की सेहत को बेहतर रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जब एक बच्ची जस्ट पैदा ही होती है तो कुदरत ने ओवरीज़ के अंदर जितनी उसकी ज़िंदगी में एग्स मतलब माहवारी आने के बाद रिलीज़ होंगे वो पहले से ही मौजूद होते हैं। इज़ इट ट्रू? जी बिल्कुल ऐसी है। जब बच्ची माँ के पेट में ही होती है तो उसकी बॉडी के अंदर जितने एग्स उसने लाइफ टाइम में रिलीज़ करने हैं वो एक स्पेसिफिक स्टेज पे आके रुक जाते हैं, यानी वो सब बन जाते हैं लेकिन वो मैच्योरिटी से एक स्टेज पहले रुक जाते हैं। सो वो फाइनली जब रिलीज़ होता है एग उसके हर मंथली साइकिल के अंदर तो वो अपनी फुल मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ एग्स आपकी पैदाइश से पहले माँ के पेट के अंदर ही कुदरत की तरफ से डिसाइडेड होते हैं। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के लिए ये बड़े एक मुफीद मालूमात होंगी
कि जनाब जो बच्ची के जो ओवरी होती है उसके अंदर कुदरत ने जो सारी ज़िंदगी के लिए जो एग्स बनने हैं वो पैदाइश के वक्त मौजूद होते हैं और वो फिर ऐसा ऐसा बच्ची जो है वो सने बलूगत में प्यूबर्टी में दाखिल होती है, बिल्कुल माहवारी का निज़ाम बनता है और हर माहवारी के साथ 1-2 एग्स रिलीज़ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें से कुछ मैच्योर हो पाते हैं, कुछ नहीं मैच्योर हो पाते, लेकिन इस तरह से हर दफ़ा साइकिल्स में कभी 1, कभी 2, कभी 3 एग्स रिलीज़ हो अच्छा, जब उनकी तादाद ख़त्म होती है हाँ, तो फिर मेनोपॉज वो फिर मेनोपॉज की आपकी एज आ जाती है, जब वो माहवारी का निज़ाम रुक जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब हम आते हैं एक अहम सवाल की तरफ कि अब चूँकि PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसके ऊपर सोशल मीडिया की वजह से भी और वैसे भी लोग गूगल भी करती हैं, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो इस कर्ब से गुजर रही होती हैं जिनको ये आर्ज़ा लाहक होता है, तो दे आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस टर्म। अब इसका ये नाम क्यों चेंज किया, इसका क्या फ़लसफ़ा क्या था? थोड़ी सी तो मैंने कोशिश की, लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसको PCOS से PMOS क्यों कर दिया गया है? अच्छा, ये जो नाम है इसका रिसेंटली अप्रूवल हुआ है, इंशाल्लाह इवेंचुअली जो है ये प्रॉपर तरीके से मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है हमारे सिस्टम्स में यानी कि जो हमारी अगली किताबें आएंगी उसमें यही टर्म होगी। ऐसे ही है। देखिए, आप जैसे कि डिसाइफर कर सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्या बात हो रही है, सिस्ट ओवरी, जबकि PMOS का मतलब है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक। जी, ब्रॉडर पिक्चर इसलिए बिकॉज बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती थी जिनकी ओवरीज के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं होती थी, लेकिन वो बेचारियां जो हैं उनके पीरियड्स के साइकिल डिस्टर्ब हो रहे होते थे, वेट गेन हो रहा होता था, एक्ने हो रही थी, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे होते थे और ओवरीज ठीक होती थी बिल्कुल अल्ट्रासाउंड्स पे। तो वो एक इसका मतलब कोई और चीज़ है जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली। तो बिकॉज द रीज़न वाज कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक होल स्पेक्ट्रा जो है ना बहुत बड़ा है, आपके मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व है। एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन, यानी आपके बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं और वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डिजीज़ है। तो खाली ओवरी तक इसको आप महदूद रख रहे थे तो इसके ऊपर शायद जो है ना इतने अच्छे से काम नहीं हो पा रहा था। अब इससे क्या होता है, जब आप एक बीमारी का नाम बदलते हैं तो उसके लिए नई रिसर्च फंडिंग आती है, नए वेन्यूज़ खुलते हैं, नई तरह से ट्रीटमेंट को देखने का फ़ायदा, डॉक्टर्स एक अलग नज़रिए से देखना एक अलग नज़रिए से रिसर्च स्टार्ट होती है, अलग नज़रिए से उसको देखते हैं और बेहतर जो है ना उसकी मैनेजमेंट की तरफ फिर हम जा सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़ी एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आपको रोज़ाना की बुनियाद पर भी इस तरह के पेशेंट्स आपके पास मशवरे के लिए आते होंगे। आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन में ख़वातीन का कौन सा एज ग्रुप आपके पास सबसे ज़्यादा मुतासिर होकर आ रहा होता है? सबसे ज़्यादा कॉमन तो जी ये आपको पता है यंग गर्ल्स में है, स्पेशली टीनेज ईयर्स या जो अर्ली उनके 20s होते हैं, सबसे कॉमनली इसमें प्रेजेंट की जाती है ये बीमारी। इसका ये मतलब नहीं है कि लेट एजेस में नहीं हो रहा, लेट एजेस में चल के ख़वातीन को लेट 30s में भी, कभी कभी 40s के बाद भी ये पिक हो जाती है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये टीनेज ईयर्स, ये जो अर्ली 20s हैं, इसमें हमारे पास लड़कियाँ प्रेजेंट करती हैं इस बीमारी। यानी कि अगर हम 100 पेशेंट लें तो 100 में से कितने फ़ीसद ऐसी होंगी जो 20 साल की उम्र से पहले आपके पास रिपोर्ट? मेरे ख्याल से अबाउट 70% तो आपके पास इस तरह की पॉपुलेशन आ जाएगी कि जो टीनेज ईयर्स में ही प्रेजेंट कर देती है, बाकी की जो 30% और उसमें से फिर बाकी आपके पास अबाउट आप समझें 20% आपके 20s में जाके प्रेजेंट करी और बहुत एक स्मॉल प्रोपोर्शन रह जाती है जो आपको लेटर ऑन प्रेजेंट करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं कि इसमें होता क्या है, मतलब PMOS के अंदर जो ओवरीज या बेज़ादानी है उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ होती हैं, वो मैं चाहूँगा कि वो आप ख़वातीन को ज़रा उसके ऊपर एजुकेट करें। बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले बात की कि बेज़ादानी का नॉर्मल फंक्शन है, उसने अंडा रिलीज़ करना है, हर महीने ओव्यूलेशन होती है। अब क्या होता है कि जो ख़वातीन इस प्रॉब्लम से या जो बच्चियाँ इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं उनकी नॉर्मल ओव्यूलेशन नहीं हो पाती। हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है ओवरी को कि आप ओव्यूलेट करें, लेकिन ओवरी प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेट नहीं करी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन्स रिवर्स हो जाते हैं, आपके मेल हार्मोन्स का रेशो बढ़ जाता है, फीमेल हार्मोन्स का रेशो कम हो जाता है। ओवरी ख़वातीन में मेल हार्मोन्स भी होते हैं? जी, ख़वातीन के अंदर मेल हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन उनके अपने फंक्शंस हैं, लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक रेशो होती है, वो कम रेशो में होती है, बैलेंस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब मेल हार्मोन बढ़ता है तो आपको पता है मेल फीचर्स आने लग जाते हैं ख़वातीन के अंदर, वो हम आगे भी उस पर बात करते हैं। अब क्या होता है, ओवरी क्योंकि बार बार स्टिमुलेट हो रही है, उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाएंगे, ओवरीज का साइज़ बड़ा हो जाएगा, उसकी ऊपर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो छोटी पानी की, जिसको देसी ज़बान में कहते हैं, थैलियाँ नज़र आएंगी, लेकिन उसमें से कोई भी प्रॉपर एग नहीं बन पा रहा होता। तो ओवरी अपना फंक्शन लूज़ कर रही होती है, ओवर स्टिमुलेट हो रही होती है और ये एक साइकिल जो है ना वो पूरा डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि क्या वजह है कि ये तब्दीलियाँ, चाहे वो गदूत या एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हार्मोन्स की एबनॉर्मल सिक्रीशंस की वजह से हो रहा हो, चाहे ओवरीज के अंदर सिस्ट बनने की वजह से हो रहा हो,
अब इनके पॉजिटिव फैक्टर्स की तरफ आते हैं कि बुनियादी वजूहात क्या क्या होती हैं इसकी। देखें, जब भी किसी बीमारी को सिंड्रोम कह देते हैं तो इसका तो ये मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड है। और जैसे अल्सर को हम मैदे के अल्सर को हम सिंड्रोम नहीं कहते। हाँ, हमें पता है कि सिर्फ एक मैदा है, हाँ, और उसके अंदर अल्सर हुआ ऐसे ही है। तो जब सिंड्रोम होता है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी मल्टीपल ऑर्गन, मल्टीपल बीमारियाँ, और किसी हद तक आप अभी तक उस बीमारी को 100% नहीं समझ पाए। इट इज़ अ सिंड्रोम, इट इज़ स्टिल कॉम्प्लिकेटेड। सो अब वजूहात क्या हैं, कुछ हद तक जेनेटिक्स का रोल तो है ही, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है जो कि अब ये केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आई थिंक एनवायरनमेंट हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारे ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गए हैं, हमारी लाइफ के अंदर एक्टिविटी कम हो गई है, जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ गए हैं। बच्चों के अंदर टीनेज ईयर से स्ट्रेस एक का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है। सो आई थिंक ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। मेजरली योर लाइफस्टाइल हैज़ अ रोल टू प्ले। ऑब्वियसली जेनेटिक्स हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे मेजर फैक्टर इस वक्त जो नज़र आता है वो यही है। अच्छा, इसमें कोई मौरूसी एलिमेंट भी है, जैसे डायबिटीज़ में हम देखते हैं, ओबेसिटी में हम देखते हैं कि जिन लोगों के ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल मोटापा, ब्लड प्रेशर और शुगर के अमराज हैं, तो ज़्यादा इम्कान होता है कि बच्चों में भी आने वाली ज़िंदगी में ये मसाइल हो जाएंगे। कुछ हद तक जेनेटिक्स का ऐसे रोल है कि जो है ना, देखा गया है कि साउथ एशियंस में ये ज़्यादा है कॉमन। अब हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो एशियंस हैं, हमारे यहाँ पर आकर जी, तो साउथ एशियंस में इसकी प्रेवलेंस जैसे कि डायबिटीज़ की ज़्यादा, इसके तो कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक मेकअप के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें ये सारे सिंड्रोम्स, डायबिटीज़, ओबेसिटी जो है ना, ये ज़्यादा होना शुरू हो गया है। सो कोई ना कोई जीन्स का रोल इसके अंदर डेफिनेटली है, और ज़ाहिर है जहाँ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं आप एक लिमिट तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर काम किया जा सकता है। अच्छा, मॉडिफाइबल फैक्टर्स में डॉक्टर साहब, अब हमारा आपने एक तो बताया लाइफस्टाइल, ठीक है, दूसरा आपने बताया कि जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया कि हम बहुत तसाहुल पसंद हो गए। ऐसे ही है। पहले तो फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा थी ना, आप जाते थे, और अब तो मोबाइल गैजेट्स आ गई हैं इतनी कि आपको फिजिकली कुछ भी नहीं करना पड़ता। फूड ऑर्डर करनी है तो आप ऐप्स बनी हुई हैं, आप उसके ऊपर ऑर्डर कर लें। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, पहले आप खुद शॉपिंग करने जाते थे, अब आप जस्ट कुछ बटन दबाएं और वही चीज़ आपके घर चल के आ गई। तो जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि एक तो फिजिकल एक्टिविटी जनरली कम हो गई हुई है। ऐसे ही है यंग गर्ल्स में स्पेशली, बिकॉज उनके ऊपर पढ़ाई का लोड है, स्ट्रेस है, तो और वो पढ़ाई भी सारी आपको पता है मीडिया के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, स्क्रीन्स के थ्रू हो रही है, गैजेट्स के थ्रू हो रही है, और फिर उनके पास अगर फ्री टाइम है तो फ्रेंड्स के साथ भी गैजेट्स के थ्रू इंटरेक्शन हो जाता है। सो वो जो बाहर जाने वाला कॉन्सेप्ट है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, बाहर जाने वाला कॉन्सेप्ट कम हो गया है। सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से भी कुछ पेरेंट्स बाहर नहीं भेज पा रहे, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और स्पोर्ट्स जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत सेफ होती थी पहले ज़माने में, तो लोग अपनी स्ट्रीट्स में, गली मोहल्लों में खेल रहे होते थे। अब लोग डरते हैं अपने बच्चों को निकालने के लिए। ये भी मतलब ये मल्टीपल थिंग्स। फिर जो खाने प्रोसेस्ड बहुत इजीली अवेलेबल है ना, पहले तो बच्चों का जो है ना वो इंजॉय करना है तो भाई घर में पकौड़े बना लो, फ्राइज़ बना लो, ये एक इन्जॉयमेंट होती थी। अब तो ये चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं, सो इजीली एक्सेसिबल। सो प्रोसेस डाइट का इसके अंदर है रोल, बिल्कुल है रोल। जी नाज़रीन, डॉक्टर अरूज यासिर खान से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, जारी रहेगी। वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके मुशाहिदे में अक्सर एक चीज़ आई होगी कि कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जब वो सने बलूगत में, प्यूबर्टी में जाती हैं, तो उनका जो माहवारी का निज़ाम है वो बड़ा रेगुलर और बड़ा सिस्टमेटिक होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें शुरू में, इब्तदाई सालों में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। वो मसाइल क्या होते हैं? क्या वो भी स्ट्रेस का बायस बनते हैं और आगे चल के फिर ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो बीमारी है, या जिसे हम PMOS अब हम कहते हैं, ये होना शुरू हो सकती है? देखिए, जब लड़की की मिनारकी यानी कि उसकी ये बलूगत होती है, तो उसके अंदर कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले 6 महीने से 1 साल तक उसका जो साइकिल है उसको रेगुलेट करने में हेल्प जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी नॉर्मल कंसिडर होता है। जी, ये नॉर्मल कंसिडर होता है, क्योंकि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन के नीचे है, जो रेगुलेट कर रहा है पूरा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी इस पूरे हार्मोन साइकिल को, उसको मैच्योर होने में तकरीबन साल लगता है। तो कभी कभी लड़कियों के अंदर हमें डिसरेगुलरिटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन जिन लड़कियों को या तो ये 1 साल से ज़्यादा
हो जाए और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहे, या जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही हैं, जिनको कोई और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनका HP ब्लड का जो लेवल है आयरन का वो फॉल करने लगे, फिर उनको हमें इन्वेस्टिगेट जी, तो उनको हमें जल्दी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अदरवाइज़ हम 1 ईयर तो देते हैं कि टेक योर टाइम, अपने साइकिल को रेगुलर होने दें, फिर गायनोकोलॉजिस्ट के पास आएँ अगर आपकी प्रॉब्लम कंटिन्यू होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि अर्ली वार्निंग साइंस कि कोई ऐसे इब्तदाई अलामात हैं जो एक बच्ची देखती है तो उसे फ़ौरन जहन में जाना चाहिए कि मुझे डॉक्टर साहबा से मशवरा करना चाहिए। ये तो हो गई इब्तदाई अलामात, वार्निंग साइंस। कुछ होते हैं कि फुल फ्लेज्ड, फुल ब्लोन केस है PMOS का जिसमें क्लासिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों को अलग अलग ज़रा बयान कीजिएगा कि क्या क्या हो सकते हैं, अर्ली साइंस बिल्कुल और फुल ब्लोन साइंस, क्लासिकल सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। बिल्कुल ठीक है। देखें, जो ओवरीज़ का जो है वो तो एक हिस्सा हो गया ना, हमने बात की। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, इसके अलावा आपका पूरा मेटाबॉलिज्म है, सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। अर्ली वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं? जैसे आपने बताया कि साल से ज़्यादा हो गया, पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पीरियड्स में डिस्टर्बेंस आ रही है, फ्लो का प्रॉब्लम आ रहा है, ड्यूरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। दूसरा, वेट गेन होना शुरू हो रहा है, बॉडी की जो है ना एक अपीयरेंस चेंज होना शुरू हो गई है और आपके अंदर वेट गेन होना शुरू हो गया है, आपको एक्नी होना शुरू हो गया है, आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ पहले नहीं था, अब आपके चिन पे भी बाल आ गए हैं, चेस्ट पे भी बाल आ गए हैं। तो मतलब ये वो अर्ली वार्निंग साइंस हैं जिनको इग्नोर नहीं करना। एक्ने में तो डॉक्टर साहब लोग बड़ा लाइट लेते हैं कि शायद ये जवानी के दाने हैं, लड़कों में भी होते हैं, बच्चियों में भी होते हैं, तो इसको तो शायद लोग इतना ज़्यादा लिफ्ट ना करवाएं। बिल्कुल, लेकिन अगर एक्नी आइसोलेटेड हो तो अलग बात है, लेकिन अगर एक्नी आपको हो रही है और उसके साथ ये प्रॉब्लम, तो स्पेसिफिकली हार्मोनल एक्नी जो होती है ना, वो तो इसी डिफरेंट होती है। वो आपकी जो है चेस्ट पे भी शो हो सकती है, बैक पे, हाँ, बाकी बॉडी की प्रॉब्लम, इसका तो ये एक रेड फ्लैग आना शुरू हो गया। हाँ, तो थोड़ा सा ये है। और इसके साथ अगर आपको लगे कि ओके अब बाल भी ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं चेहरे पे या जिस्म पे, या कोई पीरियड्स का डिस्टर्बेंस है, तो फिर आप अवेयर हो जाएं कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर, तो विच कुड बी लीडिंग टुवर्ड्स PMOS। अच्छा, ये तो हो गई इब्तदाई अलामात। बिल्कुल। अब क्लासिकल अलामात, एक पेशेंट आपके पास आई है जो कि इस्टेब्लिश्ड केस है PMOS का, उसमें क्या क्या आप अलामात देखेंगी? PMOS, बिल्कुल। तो PMOS जो है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम, PCOS के नाम से जानते हैं, उसका एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जिसको कहते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। रॉटरडैम क्राइटेरिया में 3 में से कोई भी 2 चीज़ें अगर हों तो आपको लेबल करते हैं कि आपको वो ये सिंड्रोम है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर आपकी ओवरीज़ के अंदर पानी की थैलियाँ नज़र आएँ, ठीक है, मोर देन 20, या आपकी ओवरीज़ का वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ जाए, ठीक है, 10 ml से, यानी आपकी ओवरीज़ हैवी हो जाएं या उनकी जो है ना मॉर्फोलॉजी यानी उनकी जो पिक्चर है वो चेंज हो जाए, साख बदल जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको ये जो है ना मेल हार्मोन्स वाले साइंस आना शुरू हो जाएं, एक्नी, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाना, ये या हेयर फॉल शुरू हो जाना, यानी इससे शो हो रहा है कि आपका मेल हार्मोन बढ़ रहा है, बाल कम होना शुरू हो जाएंगे, हाँ, बॉडी पे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, एक्नी शुरू हो जाएगी। एंड तीसरी चीज़ जो है आपके पीरियड्स की साइकिल की डिस्टर्बेंस, या देर से आ रहा है, या फ्लो बहुत कम हो गई है, या आपके साइकिल्स बिल्कुल ही इरेगुलर हो गए हैं। सो इन तीनों अलामात में से कोई भी 2 अलामात होंगी तो फुल ब्लोन इसका मतलब है कि आपको ये सिंड्रोम है और अब आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाने की। अच्छा, इसमें ओबेसिटी कहाँ पर फॉल इन करती है? अब रॉटरडैम क्राइटेरिया को देखें तो 3 आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर बिल्कुल या तो ओवरी का साइज बढ़ गया होगा नॉर्मल से, या 20 से ज़ायद सिस्ट होंगी। दूसरा आपने बताया कि मेल हार्मोन्स की ज़्यादा अखराज की वजह से सर के बाल कम होना शुरू हो जाएंगे और चेहरे के और जिस्म के दूसरे हिस्सों पे बाल आना शुरू हो जाएंगे। और थर्ड आपने बताया कि साइकिल के अंदर माहवारी के निज़ाम में जो है वो खलल पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें हमने ये देखा है कि बच्चियों का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, कॉमनली जो है ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ मेजॉरिटी, इसका मतलब है कि वेट बढ़ना कोई वो हदीस नहीं है, हदीस नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में वेट ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब हार्मोन्स आपके ख़राब होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है। और जब वो वज़न बढ़ता है ना तो वो एक साइकिल बन जाता है, वो फिर आपके हार्मोन्स को ख़राब करता है। दोनों चीज़ें होती हैं, या आपके हार्मोन्स ख़राब हो गए और उसने आपके वेट को बढ़ा दिया। लेकिन ज़्यादा कॉमनली ये देखा गया कि जब वेट बढ़ता है, जिसका भी वज़न बढ़ेगा उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन यानी वो हार्मोन जो हमारी शुगर को रेगुलेट करता है, वेट को रेगुलेट करता है, उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। ऐसी बच्चियों के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि उनकी गर्दन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाती है बॉडी के बाकी हिस्से से, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन होता है। और वो बच्चे फिर वेट गेन शुरू कर देते हैं। जब उनके अंदर वेट गेन होता है फिर ये हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वही मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ओव्यूलेशन ख़राब होती है, और ये पूरा जो है ना एक बड़ा जो है ना वो विशियस किस्म का साइकिल बनता है जिसको
ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप एक मोबेसिटी को अगर हम देखें तो एक तो PMOS या ओवरीज की प्रॉब्लम की वजह से वेट गेन हो गया बच्ची का, तो एक तो वजह ये बनी। बिल्कुल। अब एक माहवारी के निज़ाम आने से पहले ही बच्ची ओबीस है, ओवरवेट है, तो क्या वो भी वजह बन सकती है, ट्रिगर कर सकती है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यही वो चीज़ है कि जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। जो बच्चे चाइल्डहुड ओबीस होंगे, यानी अपनी प्यूबर्टी से पहले जो बच्चे मोटे होते हैं, उनके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स का रिस्क है। जैसे कहते हैं ना कि आगे उम्र में चल के उनको डायबिटीज़ का है, ब्लड प्रेशर का है, हार्ट डिजीज़ का है, लॉन्ग टर्म ओबेसिटी का है, उसी तरह उन बच्चों के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PMOS डेवलप होने का बहुत हाई चांस है। सो उनका वेट कंट्रोल करना, उनकी हेल्दी हैबिट्स बनाना टाइम से बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि ये एक जो है ना इरिवर्सिबल किस्म की चेंज हो जाए। तो डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में तो माएँ जो हैं वो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो वो गुपलू सा हो तो वो तो बड़ा पसंद करती हैं। तो ये हमारे मेडिकल साइंस के व्यू पॉइंट से इतनी, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, इतनी अच्छी बात नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बच्चा नो डाउट अबाउट इट। इट्स नॉट अ साइन ऑफ हेल्थ। इट्स नॉट अ साइन ऑफ हेल्थ एट ऑल। आपका बच्चा यंग एज में आपको थोड़ा चबी, थोड़ा उस तरह का अच्छा लगता है, जिसको हम बेबी फैट कहते हैं, लेकिन जब बच्चा एक्टिव होता है, टॉडलर स्टेज में प्ले करना शुरू करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको वो लूज़ करके लीन मैस की तरफ आ जाना चाहिए। आप इंश्योर करें कि आपका बच्चा हेल्दी खा रहा है, उसको आप खिलाएं, रोटी दें, प्रोटीन दें, एग्स दें, मिल्क दें, लेकिन साथ ही साथ ये आप जो है ना मत फोकस करें कि मेरा बच्चा बहुत हेल्दी हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट टॉडलर एज के बाद, 4-5 साल की एज के बाद आपको स्पेशली बहुत ख्याल करना चाहिए कि बच्चे जो हैं अब रिवर्सल की तरफ आ जाएं। टीन एज में जाके जब ये प्रॉब्लम्स ओबेसिटी की आप फेस करते हैं, तो फिर वो अडल्टहुड की तरफ जाती हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज देम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक फैक्टर, काफ़ी सारे फैक्टर्स वैसे तो आपने गिनवाए, उसमें एक आपने स्ट्रेस का फैक्टर भी जो है वो किया है। अब एक बच्ची है जो इस मरहले से गुजर रही है, इस कर्ब से गुजर रही है। अब हमारा अनफॉर्चुनेटली जो तालीमी निज़ाम है वो भी बच्चों के लिए इतना टफ़ कर दिया गया है ना, कि मैं ख़ुद देखता हूँ कि उनके कोर्सेज़ इतने मुश्किल हो गए हुए हैं, जो शायद हम भी अब दोबारा इम्तिहान दे तो शायद हम भी पास ना कर सकें। तो वो अपना बचपन ही बेचारे बच्चे खो रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवरबर्डन है। वेरी ट्रू। बच्चों के बैग्स आप देखें, इतनी किताबें हैं, फिर किताबों के अंदर जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, वो तो मैं हैरान होता हूँ कि शायद वो वेस्ट के अंदर वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया जाए जो यहाँ पर स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है कि हर बच्चा, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, बच्चे की बात कर रहा हूँ जनरली, वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो इस स्ट्रेस, ये जो तालीम का जो स्ट्रेस है, इम्तिहानों का स्ट्रेस है, ये PMOS के सिम्टम्स को फ्लेयर अप भी कर सकता है। बिल्कुल, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस है, चाहे बच्चे को अपनी एनवायरनमेंट के अंदर किसी और किस्म का स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है, कोई पीयर प्रेशर है, कोई बुलिंग है, कुछ भी है, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स जो है ना, ये डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्ट्रेस तो जो है, अब तो कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनको आगे चल के ऑटो इम्यून डिजीज़ डेवलप होती हैं, बिकॉज स्ट्रेस आपकी बॉडी के जो है ना ओवरऑल हार्मोन्स, सारे सिस्टम्स को जो है ना किसी लेवल पे जाके अफेक्ट कर रही है। सो येस, स्ट्रेस तो बहुत बहुत मेजर फैक्टर है। किसी ना किसी तरह से कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज अब देखें, बच्चों का करिकुलम तो आप बदल नहीं सकते, इस चीज़ से तो आप फाइट नहीं कर सकते, उन्होंने पढ़ना है, लेकिन इंकरेज देम कि पढ़ाई के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स इस तरह की रखें कि वे दे कैन गेट ब्रेक्स, ब्रीथ कर सकें, और जहाँ पे आपको लगे कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया है, सो एज़ पेरेंट्स हमें उसको टाइमली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि बच्चे को उससे निकाल लें, ना कि हम भी उसके ऊपर इसका प्रेशर जो है ऐड ऑन कर दें। दे आर ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, जैसे आपने बताया, करिकुलम्स बहुत मुश्किल हो गए हैं अब। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं लगभग 500 से ज़्यादा टॉक शोज़ कर चुका हूँ, और आप जैसे एक्सपर्ट किसी भी शोबे से आएँ, चाहे ऑर्थोपेडिक्स से हों, चाहे बच्चों के डॉक्टर हों, चाहे मेडिसिन के हों, तो सब लोगों का एक ये हमारे कंसेंसस हुआ होता है कि हमारे यहाँ पे बीमारियाँ जो है ना बड़ी लेट डायग्नोज होती हैं। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में तो इन्हें साइलेंट डिजीज़ कहा जाता है। सालों साल पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, और उसे पता ही नहीं है। डायबिटीज़ का भी इसी तरह ही है, लोगों को पता ही नहीं होता कि डायबिटीज़ हो रही है। तो यहाँ पर लेट डायग्नोसिस भी आप देखती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज या PMOS के केस में, कि बच्ची आ ही बहुत लेट रही है आपके बिल्कुल पास।
असल में अब सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, तो बच्चे जो थोड़े से एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं या जिनका एक्सेस है उनको तो जल्दी समझ आ जाता है या उनकी मदर्स को समझ आ जाता है। लेकिन वहाँ जहाँ पे इतनी अच्छी एक्सेस नहीं है तो फिर वो लड़कियाँ लेट प्रेजेंट करें, या वो लड़कियाँ जो पिछले कुछ हमारा जो लास्ट डेकेड वाला जो ग्रुप है जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो अब जिस प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करती हैं वो काफ़ी लेट प्रेजेंट कर रही हैं। या तो उनको शादी हो गई है तो फर्टिलिटी के कंसर्न्स हैं, या साइकिल्स अब इतने डिसरेगुलेट हो चुके हैं, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसको काउंटर करना, उसको रिवर्स करना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से आई वुड से कि PMOS PCOS इज़ वन ऑफ द डिजीज़ जिसके ऊपर माशाल्लाह अवेयरनेस बढ़ गई है। इसकी वजह ये भी है क्योंकि हमारे यहाँ इसको फर्टिलिटी के साथ लिंक करते हैं। एक औरत की फर्टिलिटी जो है आपको पता है बड़ी ज़रूरी है हमारे जो है ना पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, तो वो माएँ कंसर्न हो कि अपनी बच्चियों को अब ले आती हैं। इसका ये है कि अब अवेयरनेस आई थिंक बढ़ना शुरू हो गया। दिस इज़ वन ऑफ दोज डिजीज़। बाकी बीमारियों में हम बहुत डिनाइल में रहते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कमोबेश पूरे तूल वर्ज़ में मुल्क के प्रोग्राम्स किए हैं, और पेरीफ्रीज के अंदर जो हमारे कस्बात हैं उसके अंदर एक बड़ी कॉमन जो ऑब्जर्वेशन गायनेकोलॉजिस्ट की होती है वो ये होती है कि जनाब बच्ची को प्रॉब्लम चल रहा है। अब जिस तरह हमारा आज का मौजू है, उसको साइकिल्स का भी प्रॉब्लम है, उसको चेहरे पे बाल भी आ रहे हैं, एक्ने भी आ रहा है। माँ को पता है कि प्रॉब्लम चल रहा है, बच्ची ने बताया भी हुआ है, लेकिन माँ वर्सिव है, हिचकिचा रही है गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाने से कि शायद मेरे मोहल्लेदार क्या कहेंगे कि इसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों ले जाया जा रहा है। इसके पर रोशनी डालिए कि ये हमारे शहरों में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने में मिलते हैं? शहरों में कम है, लेकिन ये वाला जो सोशल स्टिग्मा गायनेकोलॉजिस्ट और अनमैरिड गर्ल का आपस में आपने लिंक किया ना, दिस इज शादी के बाद जाना तो लोगों को ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी लोग हैं कि जिनकी टैबूज हैं, बैकवर्ड थिंकिंग है लोगों की, और वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों लेके चलेगी ना गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक, क्यों लेके चलेगी, तो लोग वाकई घबराते हैं। जो हमारे ये अर्बन एरियाज़ हैं इसके अंदर शुक्र है कि अब अवेयरनेस बेहतर हो गई है। लड़कियाँ खुद आ जाती हैं जो थोड़ी सी समझदार हैं, जो अडल्टहुड में चली गई हैं, उनकी मदर्स उनको लाएं या ना लाएं वो अपने लिए खुद आ जाती हैं। लेकिन वही बात है कि जो आपके रूरल एरियाज़ हैं उसके अंदर ये एक एक्सेस करना मेडिकल केयर को, थोड़ा वो स्टेप्स हैं उसके अंदर। आपने बाप से भी परमिशन लेनी है, भाई से भी लेनी है, ससुर से भी लेनी है, फिर आपने निकलना है घर से बाहर या बेटी को लेकर निकलना है, फिर वो स्टिग्मास जैसे अटैच होते हैं। तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जैसे आप कर रहे हैं, ज़रूरत है लोगों को बताने के लिए कि गायनेकोलॉजिस्ट का विज़िट शादी से पहले हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि जो है ना कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम है, एक जनरल वेलबींग के लिए भी तो हो सकता है। और बच्चियों को लेके जाना चाहिए माओं को अगर कहीं पे भी कोई कंसर्न रेज हो, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट का खाली काम ये नहीं है कि वो बच्चा पैदा करे या प्रेगनेंसी की एड करे। उसने फीमेल्स के जितने प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड, हार्मोनल हेल्थ से, वो कैटर करने हैं। बिल्कुल, अनमैरिड वुमेन के अंदर भी कितने कॉमन है। बिल्कुल, तो ये सब उसी ने डील करना है इससे। तो फिर बच्चियों को लाते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे बच्चों के डॉक्टर हैं उसी तरह गायनेकोलॉजिस्ट जो है ना बच्चियों के लिए जो है स्पेशली उनको अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकती है, टाइमली प्रोवाइड कर सकती है। तो ये फादर्स के लिए भी मैसेज है कि, और सोसाइटी के लिए एक जनरल मैसेज है कि इसमें बिल्कुल हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। एंड वी शुड 2026 आ गया है, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से इसको देखना चाहिए। जी नाज़रीन, डॉक्टर अरूज यासिर खान से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी। वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम डॉक्टर अरूज से पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा PMOS की डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए, वैसे तो आप जैसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट हों तो शायद वो बच्ची को देखकर हिस्ट्री लेकर ही समझ जाएं कि ये इसमें सिस्ट भी बनी हुई हैं और ये एक मेटाबॉलिक कोई वॉर चल रही है अंदर, लेकिन फिर भी एज ए डॉक्टर हमें डायग्नोस तो करना होता है। बिल्कुल। क्या क्या डायग्नोस्टिक बैटरी ऑफ टेस्ट है जो हम अप्लाई करते हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हिस्ट्री, जैसे आपने बता दिया, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मरीज़ से अच्छे से पूछ लेंगे उसके प्रॉब्लम्स, उसकी सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो मेजॉरिटी ऑफ बीमारी कहते हैं एक अच्छा डॉक्टर 70% तो हिस्ट्री से ही डायग्नोस कर लेगा। नेक्स्ट होगा उसका एग्जामिनेशन, जिसमें हमने वेट देख लेना है, बच्चे के कोई एक्सेसिव बाल तो नहीं आ रहे हैं, एक्नी तो नहीं है, टिपिकल फीचर्स। फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पे आ जाते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड के उसी वक्त सिंपलेस्ट है, नॉन इन्वेसिव है, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, रेडिएशन का कोई डर नहीं है। एक और पैगाम कि प्लीज़ अनमैरिड लड़कियों का अल्ट्रासाउंड करवाते हुए घबराएं नहीं कि उनको कोई रेडिएशन चली जाएगी। अल्ट्रासाउंड
अल्ट्रासाउंड साउंड वेव से होता है, जो कि हम थोड़ी सी Safe होती अल्ट्रा इंटेंसिटी में देती हैं, और ये टोटली सेफ है, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। आपका रोज़ाना भी अल्ट्रासाउंड हो जाए तो इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। सो अनमैरिड गर्ल्स का इसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। MRI के अंदर रेडिएशन इन्वॉल्व है? इसके अंदर कोई रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है, सबसे सेफ मोडेलिटी है, एक्सरे से भी ज़्यादा सेफ। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हो गया, और वो यूजुअली हमारे क्लिनिक्स में ही हम कर लेते हैं। कुछ क्लिनिक्स जहाँ नहीं अवेलेबल तो हम रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। एंड सेकंड चीज़ होती है हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो हैं जो हमारे ब्रेन पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारी ओवरीज को सिमुलेट करते हैं। जी, तो ये FSH और LH है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन है, थायराइड हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन है, ये वो सारे हार्मोन्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी और पीरियोडिक साइकिल को इम्पैक्ट करते हैं। और ये स्पेसिफिकली माहवारी के दूसरे दिन कराने चाहिए, तब हम इनका एग्जैक्ट जो है ना वो डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने में हेल्प होती है, क्योंकि आगे पीछे इनके लेवल्स वेरी करते रहते हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो डॉक्टर साहब ये तो खून के एक नमूने से सारे टेस्ट बिल्कुल एक ब्लड टेस्ट है, सिंपल सा, हाँ बिल्कुल सिंपल से एक ब्लड टेस्ट है, उससे है थोड़ा सा कॉस्टली है, इट इज़ नॉट एज चीप एज अ सिंपल ब्लड CP, लेकिन ये है कि जहाँ पर नीडेड है। सरकारी हॉस्पिटल में तो फ्री है ना? जी, जो सरकारी अस्पताल है उनके अंदर पेशेंट्स को ज़ाहिर है इसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स, कंसेशंस या वट वो मिल जाता है, जिस तरह से आपको पता है सरकारी अस्पतालों में चलता है। और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये टेस्ट हमें ये बताने में हेल्प करता है कि डिज़ीज़ कितनी सिवियर है, और फिर उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, टेस्ट भी इसका तो बस सिंपल है, कोई इतने लॉन्ग जी, कोई इतने हिस्ट्री है, उसका अल्ट्रासाउंड है और ब्लड टेस्ट है। जी। अच्छा, ये तो डायग्नोसिस हो गया। अब डायग्नोसिस के बाद कंफर्म हो गया कि इस बच्ची को PMOS है, अब आप इलाज क्या देंगी उसको? अगर तो देखिए अनमैरिड बच्ची मेरे पास आ रही है, टीनेज है, और उसकी बिल्कुल अभी शुरू की बीमारी है, बहुत सिवियर नहीं हुई, तो हम ना हमेशा हमारी कोशिश होती है कि बेसिक से स्टार्ट करें। और बेसिक में आपको पता है बीइंग अ डॉक्टर सबसे पहले हम कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। आपने अपनी जो रोज़मर्रा की हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। खाने के पैटर्न्स को देख लें, ज़्यादा हेल्दी खाना खाएं। प्रोटीन का अच्छा रोल है, प्रोटीन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो हार्मोन हेल्थ को बेहतर करती है, तो बच्चियों की डाइट में प्रोटीन इंक्रीज़ कर दें, प्रोसेस्ड फूड कम कर दें, फ्राइड फूड, शुगरी फूड, जंक फूड, बाहर के खाने, इसको कंट्रोल करें। बच्ची अगर फिज़िकली एक्टिव नहीं है तो उसको इंकरेज करें, एक्टिव कर ले हो जाए। अगर वेट ज़्यादा है तो कोशिश करें कि वो वेट कम करे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर हम नेचुरल सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। सीड साइकिलिंग का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके अंदर हमारे पास वो सीड्स आते हैं जो हम साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू द हार्मोन्स देते हैं। उसमें सेसमी सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। बिल्कुल नेचुरल जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं। अलसी के सीड जिनको आप कहते हैं, जिनको आप ये सूरजमुखी के, ये नॉर्मल मतलब सारे जी, कोई साइड इफेक्ट्स। तो वो 2 सीड्स का आपने सेट बनाना है, जो पहले 14 दिन लेना है, 2 सीड्स का जो बाद वाले 14 दिन लेना है, ठीक है। और उसका 1 टेबल स्पून रोज़ सुबह बच्ची ने ले ले, तो बहुत सारी बच्चियों की अर्ली स्टेजेस में इन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो हम बच्चों को कहते हैं 1 to 3 मंथ्स के अंदर आप उनको वापस लेके आएँ। इफेक्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे जाते हैं, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है माइनेसिटॉल और डीकार्निस्टॉल का। ये सप्लीमेंट्स हैं जो हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो बहुत सारी बच्चियां फिर ये साशे फॉर्म्स में आ रहे हैं, कॉमनली कुछ टैबलेट्स में भी डेली लेती हैं। साशे पानी में मिक्स की और पी ली, और इससे बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन अब जहाँ रेजिस्टेंट केस आ गए, जहाँ हार्मोन ज़्यादा ख़राब हैं, ये चीज़ें काम नहीं करी, आपने 3 महीने 6 महीने का ट्रायल, फिर हमें फर्दर ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्या प्रॉब्लम है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली फिर मे बी आपको मेटफॉर्मिन ऐड करनी पड़ी है, मे बी आपको हार्मोनल पिल्स ऐड करना पड़े हैं, साइकिल को रेगुलेट करना पड़ रहा है, किसी का साइकिल ख़राब है, एक्नी है, हर्सूटिज़म है। अकॉर्डिंग टू दैट फिर वो ट्रीटमेंट प्लान लड़कियों के लिए हम फिर चेंज करते जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल एंड गोइंग अप एज नीडेड। तो डॉक्टर साहब इसका सक्सेस रेट कितना है? मतलब अगर हम ये देखें कि 100 मरीज़ों को अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, फिर नेचुरल थेरेपीज़ प्लस मेडिसिन भी हमारे पास इफ़ेक्टिव हैं और बासानी दस्तयाब हैं, तो कितना सक्सेस रेट इस बीमारी का है? अच्छा, PMOS जो है ना 100% क्योर नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने टाइम से पकड़ ली बीमारी। आप डायबिटीज़ है, जैसे जी जड़ से नहीं, आप मोटिवेटेड हैं, आपको पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने इससे फाइट करना है, आपने उसको टाइम से पकड़ लिया, उसकी मैनेजमेंट शुरू की, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी, जिसकी वजह से आप कंसीव भी कर पाएंगी, लाइफस्टाइल आपका बेहतर हो जाएगा, वेट कम रहेगा, साइकिल्स रेगुलेट रहेंगे। जहाँ बेहतियाती हुई, जहाँ पे कोई गड़बड़ हुई, जहाँ पे हार्मोन्स दोबारा डिस्टर्ब हुए, कोई और फैक्टर हुआ, तो इट कैन कम बैक। 100% इसका अनफॉर्चुनेटली क्योर रेट नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी मैनेजेबल अगर आप टाइम से पिक कर लें और जो है ना डॉक्टर की एडवाइसेस को भी फॉलो करें,
लाइफस्टाइल इंप्रूव करें तो काफ़ी हद तक इसके साथ भी लड़कियां बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 70% जो केसेस हैं वो 12-13 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र के दरमियान जी, मेजॉरिटी ऐसी ही है। अब यही वो एज होती है 18-19 साल की हमारे माशरे में कि जब पेरेंट्स बच्चे की शादी का भी सोच रहे होते हैं। एक तरफ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, एक तरफ वो वाला एक सोशल बॉन्ड भी शुरू हो गया, रिश्ते वगैरह देखे जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट एज एन एक्सपर्ट कि दौरान इलाज उसकी शादी वगैरह कर देनी चाहिए या पूरे तरीके से डिजीज़ को कंट्रोल करने के बाद ही पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी शादी करें? देखिए, जो PMOS है इसके साथ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंसीव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, आपके साइकिल्स बेहतर हो गए हैं, तो बहुत सारी लड़कियां कंसीव ऑटोमेटिकली कर जाती हैं, और जो नहीं करती उनको हम मेडिसिन दे देते हैं जो कंसीव करने में हेल्प करती हैं। तो अगर तो डिज़ीज़ बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको लगता है कि बिल्कुल ही चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, देन आप सोच सकते हैं शादी को डिले करना। अदरवाइज़ इसकी वजह से शादी को डिले करना या ये सोचना कि फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेट इट बी, लेट इट गो। और कभी कभी लड़कियां खुद ब खुद नेचुरली कंसीव करके आती हैं, उनका PCOS बहुत बेहतर हो जाता है। तो आई डोंट थिंक कि दिस इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से आप शादी। डॉक्टर साहब, दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी एट टाइम्स हेल्प कर देते होंगे। लाइक बच्ची है जिसको PMOS की वजह से एक्नी बन गए, एक्नी के स्कार्स भी होते हैं जब वो गायब होते हैं, तो फिर हम डर्माटोलॉजिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं कि वो लेज़र करके तो बच्ची की स्किन को नॉर्मलाइज कर दें। और जैसे अभी हम बात करें पॉली एंडोक्राइन, तो हमारे एंडोक्राइन वाले जो फेलोज़ हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट फिर रोल होता है। जहाँ हमारे हार्मोन ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, जहाँ तो हम उनसे भी लियाज़ॉन कर सकते हैं। स्किन वालों के पास, डर्मा वालों के पास तो हम पेशेंट्स को भेजते हैं जिनको लेज़र की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिनको एक्नी का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमारा उनके साथ लियाज़ॉन चल ही रहा होता है। बल्कि अब तो एंडोक्राइन का और ज़्यादा इसलिए रोल आ गया कि जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर हम वो मेटफॉर्मिन और ये चीज़ें काम नहीं करी, तो अब तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हाइप है ये GLP-1s की, ये जो इंजेक्शंस हैं, ठीक है, सीमाग्लूटाइड है जिनको कॉमनली लोग ज़ेम्पिक कह रहे हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। एक पॉइंट की तरफ इशारा करूंगा कि हमारे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा है उसका, एडवर्टाइज करना बिल्कुल एक ड्रग को जो कि अभी न्यूली लॉन्च्ड है, एक विदाउट डॉक्टर सुपरविजन, मेरे हिसाब से ये डेंजरस है। इट इज़ वेरी डेंजरस। और आपने कभी भी, जब ये बात हो ही गई है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, आपने कभी भी इस तरह का कोई भी ड्रग, वो ज़ेम्पिक है, वो कोई और ड्रग है, लोकल नाम से आ रहा है, सीमाग्लूटाइड है, जो भी है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर नहीं लेना, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक फैमिली हिस्ट्री, कुछ टेस्ट हैं जिनको रूल आउट करना है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर ये नहीं दे सकते। 2-3 मतलब इस तरह की आपके पास हिस्ट्री के अंदर चीज़ें हैं जिन लोगों में आपने नहीं देना, जहाँ ये डेंजरस प्रूफ होगा, लेकिन वो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो ही। नंबर 1। नंबर 2, मार्केट के अंदर इसके बहुत ज़्यादा फेक वर्जन्स, नॉकऑफ्स मौजूद हैं, तो आप डायरेक्ट जाके मत परचेज़ करें। इसकी कोल्ड चेन मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खुदा ना खास्ता रॉन्ग डोज आप ले लें, आप कोई गलत चीज़ ले लें, तो इसका आपके पैंक्रियास के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और बहुत बुरी तरह से लोग पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं पैंक्रियाटाइटिस के साथ। तो ये बिल्कुल ये एक और पब्लिक सर्विस मैसेज है कि ये सिलेक्टेड लोगों के लिए, और आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डॉक्टर, मेडिकल स्पेशलिस्ट के मशवरे और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना आपने। एंड इट इज़ नॉट कि आपने जो है ना ज़रा सा वज़न कम करना है तो ले लें। ये स्पेसिफिकली जिन लोगों के लिए इंडिकेटेड है, जो बहुत मोटे हैं या जो फाइट नहीं कर पा रहे ओबेसिटी से या डायबिटीज़ के प्रॉब्लम से हार्मोनल, उनके लिए इंडिकेटेड है। तो इट इज़ नॉट, हर एक के लिए नहीं है ये। यहाँ पे मैं अरबाब इख्तियार की भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि बड़े ख़तरनाक किस्म के वज़न कम करने वाले इंजेक्शन पब्लिक को एडवर्टाइज़ किए जा रहे हैं। और कई दफ़ा जिसने डॉक्टर अरूज ने कहा कि पेशेंट ख़ुद से ही वो इंजेक्शन और गोलियाँ लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो बराए मेहरबानी ये सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, और विदाउट डॉक्टर सुपरविजन इनको इस्तेमाल करना मरीज़ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो बराए मेहरबानी इन एड्स को भी देखिएगा कि और हो सके तो इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। जो राइटफुल, डॉक्टर साहब सॉरी एक बात ऐड करूँगी, जो राइटफुल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दीज आर एक्सेलेंट ड्रग्स। ये बहुत अच्छे ड्रग्स हैं, ये रेवोल्यूशनरी ड्रग्स हैं, क्योंकि ये डिसाइड करने वाला डॉक्टर है ना, ये ओबेसिटी, बिल्कुल ये ओबेसिटी को रिवर्स करें, ये कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करें, लॉन्ग टर्म इनका बेनिफिट है। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, तो जो जेन्युइन है वो डॉक्टर के मशवरे से बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इज लीथल। ये फैसला लेने एक्सपर्ट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जो ऐड आता है उसमें फैसला लेना होता है देखने वाले ने, दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट कैन बी लीथल। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब,
हमारे यहाँ पर वैसे तो मसलों के बड़े अंबार हैं, पूरी इतनी लंबी लिस्ट है जो अगर मैं यहाँ पर गिनवाना बैठूँ तो शायद प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए। लेकिन दो बड़े मेजर मसले जो हैं ना, वो तालीम की कमी और दूसरा गुर्बत है। कई बेचारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते, गुर्बत में हैं। अगर ये अनट्रीटेड रहे तो लॉन्ग टर्म क्या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? क्योंकि ये एक सिंड्रोम है और आपको पता है ये आपकी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स पे एक्ट कर रहा है। तो जिन लोगों को ये सिंड्रोम है उनको आगे चल के ओबेसिटी का, मोटापे का रिस्क है, डायबिटीज़ डेवलप होने का रिस्क है, हाइपरटेंशन डेवलप होने का रिस्क है। इसका आपके जो बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो वो मतलब उसका एक रिस्क है कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो जाए। हाइपरलिपिडीमिया का रिस्क है। सो मल्टीपल रिस्क हैं जो इसके साथ, और खुदा ना खास्ता अगर आप फर्टाइल एज में तो मे भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो, कंसीव कर जाएं, भांजपन के मसालों, और कंसीव कर भी जाएं तो आगे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये चूँकि ओवरी से रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है, तो हम देखते हैं कि जब माहवारी का निज़ाम ख़त्म हो जाता है, कुछ में ख़वातीन में शायद 40 साल की उम्र में, कुछ में 45, वेरी कर रहा होता है, तो उसके बाद क्या इसका रिस्क ख़त्म हो जाता है? जी, बेसिकली ये है कि देखें ओवरीज से है ना, तो आपकी माहवारी जब बंद हुई तो आपका ओवरीज का फंक्शन इवेंचुअली बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। साल 2 साल के अंदर वो ओवरीज बिल्कुल क्वाइट हो जाती हैं, हार्मोन्स जो रिलीज़ करी हैं मिनिमल सा उनका बिल्कुल एक बॉडी के अंदर रेशो रह जाता है। सो वो हाँ जी, वो पीसीओ, हाँ जी, वो उनकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी रिवर्स हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क फिर भी रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की, हमने इसकी वजूहात देखी, हमने ओवरीज़ के फंक्शन को डिस्कस किया, उसकी जो अलामात हैं अर्ली भी और फुल ब्लोन केस के अंदर भी वो भी डिस्कस की, जिसको तशख़ीस कैसे करना है, जिसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स को बच्ची को चेक करवाने में। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं और मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब, अर्क जिसे हम कहते हैं, क्रक्स में जिस्ट कह लें, वो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चियाँ और ख़वातीन जो प्रोग्राम देख रही हैं, उनको टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगी प्लीज़? टेक होम मैसेज सबसे सिंपल ये है कि पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको आप पीसीओएस के नाम से जानते हैं, कोई भी मोहलिक बीमारी नहीं है। आपने इससे डरना नहीं है। अगर आपको या आपकी बेटी को या आपकी बहन को ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, जिसके अंदर उसकी माहवारी डिसरेगुलेट हो रही है, उसके पीरियड का साइकिल ख़राब हो रहा है, उसका वज़न बढ़ रहा है, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं, एक्सेसिव बाल आ रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप बर वक्त इसकी तशख़ीस कराएं, गायनोकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, बिल्कुल मत घबराएं। इसका कोई भी ऐसा टेस्ट या कोई भी ऐसा जो है इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा जिससे आपकी बच्ची को नुकसान पहुंचे, बल्कि टाइमली इसके डायग्नोसिस से ये फ़ायदा होगा कि डिज़ीज़ पिक हो जाएगी और आप इसको रिवर्स और ट्रीट करने में जल्द अज जल्द जो है ना एक्टिव हो जाएंगे और फ्यूचर में इसके लॉन्ग टर्म जो हैं प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो गायनोकोलॉजिस्ट को विज़िट करने से मत घबराएं। PMOs की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इंकरेज करें अपनी बच्चियों को और ख़ुद भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। प्रोसेस फूड्स को कम खाएं, एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए ताकि हम वापस जो है ना हेल्थ की तरफ जा सकें, जैसे कि हमारे आबाओ अजदाद जो हैं जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और ये जो जितने रिस्क फैक्टर्स आपके साथ हैं हेल्थ को जो अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ये एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, जिसके अंदर आपका जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ है, कोशिश कीजिए कि इसको लिमिट करें। जहाँ इसके बेनिफिट्स हैं वहाँ इसके हार्म्स भी हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और आपकी बच्चियों के लिए स्पेशली फ्रॉम द वेरी अर्ली ईयर्स उनको जो है ना आप ऐसी हैबिट्स डेवलप करें कि वो हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार सकें, सो दे विल बी बेनिफिटेड इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरूज यासिर ख़ान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ख़वातीन का एक बहुत ही आम मसला PMOS जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर इतनी मुफीद मालूमात इतने सादा फ़हम अंदाज में आप तक पहुँचाई। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited.